हेलो बच्चों, आज हम आपको होमिनिड वर्ग और होमनॉइड उपसमूह के अंतर के बारे में समझाएंगे कि होमिनिड वर्ग और होमनॉइड उपसमूह में क्या अंतर है। होमिनिड वर्ग होमनॉइड उपसमूह से ही विकसित हुए हैं। तो होमिनिड वर्ग किस समूह का ही एक तरह से हिस्सा है, होमिनॉइड। उनमें अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि होमिनिड वर्ग और होमनॉइड उपसमूह में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। तो यहाँ पर हम होमिनिड वर्ग और होमनॉइड उपसमूह में अंतरों के बारे में समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो होमिनॉइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। तो होमिनॉइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में कैसा होता था, छोटा होता था। वे चौपाई थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे। उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो होमिनॉइड और आपके होमिनिड वर्ग में क्या अंतर है। तो होमिनॉइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाई थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे होमिनिडों का उद्भव। यानी इतिहासज्ञों का ये मानना है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। तो इसके संबंध में दो साक्ष्य हैं। यानी हम किस आधार पर कह सकते हैं कि होमिनिडों का जन्म सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। तो इसके संबंध में दो साक्ष्य या सबूत हैं, जिसमें पहला है कि अफ्रीकी बानरों यानी अफ्रीका में एक बानरों का समूह पाया जाता है जो होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे होमिनिडों की जो आकृति थी, उसी प्रकार की आकृति अफ्रीका में जो बानर पाए जाते हैं या जिन्हें हम ऐप कहते हैं, उनसे मिलती जुलती है बिल्कुल। तो पहला साक्ष्य तो ये है कि अफ्रीकी बानरों यानी ऐप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा जो साक्ष्य है कि सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। तो यानी जो आपके पूर्वी अफ्रीका में जो होमिनिड जीवाश्म मिले हैं, वो किस वंश के हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के, और ये लगभग 56 लाख वर्ष पहले के माने जाते हैं। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म लगभग 18 लाख वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। तो यानी अफ्रीका में जो होमिनिड के जीवाश्म मिले हैं वो कितने साल पुराने, लगभग 56 लाख वर्ष पहले। लेकिन अफ्रीका के बाहर जो मिले हैं वो लगभग 18 लाख वर्ष। तो इन दोनों तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में ही हुआ था। अब ये जो आपके होमिनिड समूह हैं उसकी विशेषताएं कि भाई इनके क्या लक्षण रहे हैं। तो सबसे पहले तो यानी हम होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते थे। तो एक तरह से ये होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य हैं होमिनिड। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं।
तो सबसे पहली इसकी विशेषता होमिनिड समूह की कि मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको कल बताया था कि ये जो जीनस शब्द है वह हिंदी में वंश शब्द का एक तरह से परिवर्तित रूप, या यूँ कहें कि उसका अर्थ है जीनस का वंश। तो जीनस किसे कहते हैं? होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, तो इन शाखाओं को जीनस कहा गया है। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो होमिनिडों की कई शाखाएं, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं हैं वह हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। तो होमिनिड समूह की विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, अभी दोबारा से देखिए। मस्तिष्क का आकार बड़ा, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। अब हम यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो प्रजातियों में अंतर के बारे में। तो ये जो होमिनिड की जो दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, इन दोनों में क्या अंतर नज़र आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो प्रजातियों में क्या अंतर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो प्रजातियों में क्या अंतर है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो आदि प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लातिनी यानी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। तो यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो की प्रजातियां हैं उनको जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो दो भाषाओं में हैं, एक लातिनी जिसे हम लैटिन भी कहते हैं और दूसरा है यूनानी। अब उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है वो लातिनी भाषा का शब्द है ऑस्ट्रल, यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा का एक शब्द है पिथिकस जिसका अर्थ होता है बानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप यानी बानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। तो यानी जो आज का बानर है उसी जैसे रूप में था पहले मनुष्य, इसी आधार पर इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया है। जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था।
इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थीं, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। तो कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे मनुष्य ने औजार बनाना आरंभ किया, एक जगह से दूसरी जगह उसने लंबी लंबी पैदल यात्राएं करना आरंभ किया, तो इसके कारण मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों में धीरे धीरे विकास होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो आदिकालीन मानवों के जो अवशेष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम उनकी प्रजातियों के बारे में समझते हैं, तो इन प्रजातियों अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ से आगे अब हम आपको कल समझाएंगे।